Assalamu alaikum dear students. I'm Sharik Wani from the faculty of chemistry. As you know, phase 2 chemistry में इस बारी आपको जो पेपर आया था उसमें thermodynamics चैप्टर पूछा गया था. तो चलिए हम इस चैप्टर का एक प्रीसाइज इंट्रैक्शन करेंगे. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके पेपर का 46 क्वेश्चन नंबर था. रिएक्शन आपको दी गई है, द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज का वैल्यू दिया गया है, हाउ मच दैट इज 30.56 और मल्टीप्लाइंग बाय 1000, ये किलो जूल्स पर मोल में है. जूल्स में मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 30560 जूल्स पर मोल. साथ में आपको एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस का वैल्यू दिया गया था. डेल्टा एस इज 66 joules per Kelvin. The temperature at which the free energy change for the reaction will be 0. डेल्टा जी जहां पे 0 होगा उस टेम्परेचर को नाम देते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. एज यू नो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. जिस टेम्परेचर पे डेल्टा जी 0 होगा उस टेम्परेचर को मैं नाम देता हूं TEQ, दैट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. फ्रॉम दिस इक्वेशन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस. तो जब आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया जाएगा सो उन दोनों को डिवाइड करके आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिल जाएगा. सो डेल्टा एच का वैल्यू, क्योंकि डेल्टा एस जूल में है, डेल्टा एच भी जूल में होना चाहिए. सो इट इज 30560 डिवाइडेड बाय 66. अब ये जूल्स में है, ये जूल्स पर केल्विन में है, तो टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन में आ जाएगा. सो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे आई गेस इसका आंसर आ जाता है 463 केल्विन. ओके, सो कैलकुलेशन आप उसके बाद खुद कर सकते हो, लेकिन मुझे प्रोसीजर दिखाना है. सो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालने के लिए उस रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एस से डिवाइड कर देना है. क्लियर? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू. अगर आपको याद हो डेल्टा एच को बोला जाता है QP, while as डेल्टा U को बोला जाता है QV. हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, while as हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, सो इट्स एट कांस्टेंट प्रेशर, सो A को 3 आ जाएगा. ओके, फ्री एक्सपेंशन तब होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा, वैक्यूम. सो फ्री एक्सपेंशन B को 1 आएगा, B को 1 आ जाएगा. पाथ फंक्शन हीट एंड वर्क, सो यहां पे हीट C2 आ जाएगा. उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इट्स इन्फिनिटली स्लो प्रोसेस दैट प्रोसीड्स थ्रू अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट. इक्विलिब्रियम, ये हर किसी पॉइंट पे रिवर्सिबल प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट. सो दैट मींस डी को क्या आ जाएगा 4. सो दिस विल बी माय ऑप्शन A3, B1, C2, D4. ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, आगे बढ़ते हैं. Which of the following are not state functions? State function कौन सी function होती है? State function depends on initial and final states only, right? उसके बाद हम state function का change निकालते हैं. Change in the value of state function is significant. ठीक है, हमारे लिए चेंज सिग्निफिकेंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट. सो इसका मतलब हम स्टेट फंक्शन की चेंज निकालते हैं. इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल. Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U. इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है. H माइनस TS इज इक्वल टू G, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी स्टेट फंक्शन है. Q एक पाथ फंक्शन है हीट, और W एक पाथ फंक्शन है. सो ये दो W और Q स्टेट फंक्शन नहीं है. 2 and 3, option number 2 is your correct option. The value of log 10, मुझे log 10 of K का वैल्यू निकालना है. log 10 of K, इसका वैल्यू मुझे निकालना है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का log वैल्यू मुझे निकालना है. A gives B रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी दी गई है, आपको एंट्रोपी दी गई है, उसके साथ आपको R का वैल्यू दिया गया है, और 2.303, 8.314, 298, आपको ये वैल्यू 5705 के बराबर दिया है. इफ यू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है? वो होता है -2.303 RT log 10 of Q, सॉरी K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अगर ये नेचुरल लॉग में होगा तो यहां पे 2.303 नहीं आएगा. क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेरे पास R है, मेरे पास R का वैल्यू है, मेरे पास टेम्परेचर का वैल्यू दिया गया है. हाउ मच इज टेम्परेचर? टेम्परेचर का वैल्यू, वेयर इज टेम्परेचर? 298. ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड कंडीशन. लेकिन मेरे पास डेल्टा जी नॉट नहीं है.
इफ यू रिमेंबर दैट डेल्टा जी नॉट किसके बराबर आएगा, वो आएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। क्लियर? सो पहले मैं डेल्टा जी निकालूंगा, डेल्टा जी के बाद मैं यहां पुट करके वहां पे log 10 ऑफ के निकालूंगा। सो डेल्टा जी नॉट व्हाट्स हैपनिंग टू दिस, ओके चलिए चले। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया है, इट्स माइनस 54.07, 54 पॉइंट लेकिन किलो जूल्स में। सो मल्टीपल किससे करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000। सो ये बन जाएगा 54070, इट विल बी इन जूल्स, माइनस टेम्परेचर है 298, मल्टीपल होगा डेल्टा एस से, डेल्टा एस कितना है, इट्स इक्वल टू 10। क्लियर? सो यहां पे आपको डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकल जाएगा। सो दिस विल बी माइनस 54070, राइट? मैंने ये जूल्स में माइनस 298, दैट इज 2980। ओके, सो दिस विल बी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, ये बनेगा 0.5, ओके, 0 minus 57050, this will be 57050। so calculation आप वो तो आप तक है कि आप कितना फास्ट करोगे, राइट? प्रैक्टिस आपको करनी है। उस डेल्टा जी नॉट का वैल्यू यहां डाल दीजिए, इट विल बी माइनस 57050 इज इक्वल टू माइनस 2.303, आर का वैल्यू है 8.314 क्योंकि जूल्स में मैंने निकाला, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर का वैल्यू 298, मल्टीप्लाइड बाय log 10 ऑफ के। ये वैल्यू क्वेश्चन ने वही से दिया है, इट इज 5705। सो 57050 इज इक्वल टू माइनस 5705 मल्टीप्लाइड बाय log 10 ऑफ के। ओके, सो दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस, दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो log ऑफ 10 ऑफ k इज इक्वल टू 10। मुझे k का वैल्यू नहीं निकालना था, मुझे log ऑफ k का वैल्यू निकालना था, और वो मेरे पास कितना आया, 10। सो आंसर विल बी 10। अगर पूछा जाएगा व्हाट्स द वैल्यू ऑफ k, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ k, तो यहां पे आप एंटी लॉग अप्लाई करोगे। जब आप एंटी लॉग अप्लाई करोगे, ये जो बेस है पहले इसको लिखना, दैट इज 10, उसके बाद जो यहां पे ये नंबर है 10, ये इसको रेज पावर करना, तो k का वैल्यू आता 10 टू द पावर 10। लेकिन अगर आपको log ऑफ k का वैल्यू निकालना है, दैट्स इक्वल टू 10, और यहां भी मुझे log 10 ऑफ k पूछा गया था। सो आंसर माय डियर पीपल इज 10, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? Okay, question number 50. Which type of work corresponds to delta U? कौन सी वर्क डायरेक्टली डेल्टा U की कॉरेस्पॉन्ड करती है? According to first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Adiabatic process के लिए, for an adiabatic process, Q is equal to 0. So delta U is equal to W. इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, दैट्स डायरेक्टली इक्वल टू डब्ल्यू। सो दिस इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन नेगेटिव, अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव। इसका मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में डेल्टा यू विल बी नेगेटिव, एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव है, डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव। लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, दैट इज वर्क। विच टाइप ऑफ वर्क कॉरेस्पॉन्ड्स टू डेल्टा यू? दैट इज वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ इथेनॉल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल C2H5OH in the liquid phase plus O2 gas, it gives me carbon dioxide gas, or plus H2O water in the form of liquid. मैं इसको बैलेंस करूंगा 3 times, 3 2 times, और ये बनेगा 3 times. So 3 2s 6 and 7 oxygen, 2 2s 4, 3 7 oxygen, hydrogen 5 and 6, hydrogen 6, ये बनेगा इसका
combustion of ethanol, right? The heat of combustion of ethanol to carbon dioxide and water is -327 kilocalories at constant pressure. इसका मतलब heat of combustion at constant pressure को delta H का नाम देते हैं. It is equal to -327 kilocalories. ये आपको दिया गया है. The heat evolved at constant volume. इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था डेल्टा H is heat exchange at constant pressure, और अगर आप वही heat exchange करोगे constant volume पे, that is QV, और वो बराबर आएगा डेल्टा U को. So basically आपको QV निकालना है, heat evolved at constant volume, और आपको असल में डेल्टा U का वैल्यू कैलकुलेट करना है. So remember what is the relation between delta H and delta U? Delta H is equal to delta U plus delta NGRT, right my dear people? So 27 डिग्री सेल्सियस है, और R का वैल्यू आपको कैलोरीज में लेना है, बिकॉज R का वैल्यू कैलोरीज में 2 ये दिया गया है. तो कांस्टेंट्स के वैल्यूज आपको क्वेश्चंस में दिए जाएंगे, ठीक है. 99.9% ऑफ टाइम वो आपको दिए जाएंगे. क्लियर? टेम्परेचर 27 है, दैट्स 300 केल्विन. क्लियर? सो डेल्टा H इज -327, ओके. सो 327, या तो आप यहां पे R कैलोरीज है, या तो आप इसको यहां पे डिवाइड बाय 1000 करो, ठीक है. सो ये किलो कैलोरीज में, लेट मी कीप इट इन किलो कैलोरीज बिकॉज आंसर भी किलो कैलोरीज में है. मुझे डेल्टा U चाहिए प्लस डेल्टा NG. सो डेल्टा NG इज चेंज इन गैसियस मोल्स. सो ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है. 2 - 3 इज इक्वल टू -1. इसका मतलब डेल्टा NG -1 है, मल्टीपल 2 मल्टीपल 300. लेकिन डिवाइड बाय किससे करूंगा? 1000 से, बिकॉज यहां पे R कैलोरीज में, यहां पे किलो कैलोरीज में है, तो मैंने इसको भी किलो कैलोरीज में चेंज किया, डिवाइड बाय 1000 से किया. सो 2 0 कैंसल, 3 2 6 डिवाइड बाय 10 हो गया 0.6, वो बनेगा 327. ये यहां से माइनस है, यहां से प्लस हो जाएगा. 0.6 इज इक्वल टू डेल्टा U. सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा U इज इक्वल टू -326.4 किलो कैलोरीज. दिस विल बी योर आंसर. व्हाट इज द नियरेस्ट आंसर? इसने होल नंबर्स में दिया है, डेसिमल तो इसने पॉइंट में कुछ नहीं दिया है. सो 316 नहीं है, 365 नहीं है, 42 नहीं है. 326.4 अप्रोक्सीमेटली बिकम्स 326 किलो कैलोरीज. दैट विल बी योर आंसर. ओके, या तो आप यहां पे डिवाइड बाय 1000 से नहीं करोगे, लेकिन इसको मल्टीप्लाई 1000 से करोगे, बिकॉज ये भी किलो कैलोरी में है और ये भी किलो कैलोरी में है. इज दैट क्लियर? राइट, चले. This question 52, the reversible expansion of an ideal gas under the adiabatic and isothermal conditions is shown. Which of the following statements is correct? पहला है T1 is equal to T2. ऊपर वाला ग्राफ आइसोथर्मल है, सो T1 T2 के बराबर होगा, बिकॉज आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. सो पहला सही है. T3 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर और इस पॉइंट पे टेम्परेचर T3, इसका टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन T1. देखते हैं, यहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है. सो बेसिकली दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन. और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम हो जाता है सिस्टम का, और एडियाबैटिक कंप्रेशन में सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है. राइट? सो यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट, जब ये स्टेट, इस स्टेट से इस स्टेट, इसको मैं A रखूंगा, इसको B रखूंगा, तो यहां पे टेम्परेचर T1 है, यहां पे T3 है. बिकॉज एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है, इसका मतलब टेम्परेचर कम हुआ है. दिस मींस दैट T3 इज लेस देन T1. इज दैट क्लियर? राइट? सो इसका मतलब ये वाला गलत है. होगी दो चीजें. वर्क डन इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक. अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो, पीवी कर्व में वर्क डन होता है एरिया अंडर द ग्राफ. राइट? सो अगर आप यहां पे एरिया निकालोगे, यहां पे आइसोथर्मल के अंडर एरिया निकालोगे, यहां से यहां तक, सो ये सारा का सारा एरिया इस आइसोथर्मल के नीचे जो ये एरिया है, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द आइसोथर्मल. और इस ग्राफ के नीचे, इस एडियाबैटिक ग्राफ के नीचे जो एरिया आएगा, दिस विल बी वर्क डन इन एडियाबैटिक.
राइट। सो अगर आप देखोगे एडियाबैटिक के ऊपर कर्व है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल कर्व के नीचे जो एरिया है इट विल बी मोर एज कंपेयर टू एरिया अंडर द एडियाबैटिक कर्व। जिसके अंडर एरिया ज्यादा आता है उसके अंडर वर्क डन ज्यादा आएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द एडियाबैटिक। सो इसका मतलब आइसोथर्मल वर्क इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक। दिस इज क्लियर। नाउ फोर्थ वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, डेल्टा यू आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा यू एडियाबैटिक। सबसे पहले डेल्टा यू आइसोथर्मल तो जीरो होगा, बिकॉज एक आइडियल गैस के लिए अगर आप देखोगे डेल्टा यू बराबर होता है एनसीवी डेल्टा टी, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा यू क्या आएगा जीरो। तो वर्क डन इन द ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द आइसोथर्मल विल बी जीरो बिकॉज टेम्परेचर T1 T2 सेम है। नाउ एडियाबैटिक के अंदर अगर मैं देखूं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सो इसका मतलब क्यू तो जीरो है एडियाबैटिक के लिए, सो डेल्टा यू एडियाबैटिक इज इक्वल टू डब्ल्यू। पहली बात तो ये ठीक है। सो जितना भी वर्क डन होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में दैट्स डायरेक्टली इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। नाउ अब इस वर्क डन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंप्रेशन और दूसरा कौन सा है, एक्सपेंशन। कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम में वर्क डन पॉजिटिव है, एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम में वर्क डन नेगेटिव है। क्योंकि यहां पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, दैट मींस यहां पे जो ये डेल्टा यू एडियाबैटिक है दिस विल बी वर्क डन, क्योंकि नेगेटिव है डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। सो आइसोथर्मल में डेल्टा यू आइसोथर्मल में जीरो है और डेल्टा यू एडियाबैटिक में नेगेटिव है, सो जीरो इज ग्रेटर देन द नेगेटिव वैल्यू। दिस मींस दैट डेल्टा यू आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा यू एडियाबैटिक। सो ए ठीक है, सी है, डी है, बी ठीक नहीं है बिकॉज यहां पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो ए, सी एंड डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। चले, in which of the following reaction is the enthalpy change equal to enthalpy of formation? अब यहां पे S rhombic, this is S8, ठीक है, S8 rhombic, so यहां पे इसकी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। उसके बाद P4 टाइम्स P नहीं, P4, ठीक है, और यहां पे H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2 टाइम्स HI, फॉर्मेशन में 1 मोल बनना चाहिए। सो अगर मैं यहां पे C, O स्मॉल नहीं है, O कैपिटल है, अगर स्मॉल रखेंगे तो ये कोबाल्ट बन जाएगा, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन बनाता हूं, फॉर्मेशन के लिए याद रखिए जो चीज बनना चाहिए वो चीज 1 मोल बनना चाहिए और बनना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। सो कार्बन will be in the graphite form plus oxygen O2 should be in the gaseous form। लेकिन अगर मैं यहां पे इसको बैलेंस करूं, बैलेंस करने के लिए 1/2, this reaction shows me formation of 1 mole of carbon monoxide from its constituent elements और वो भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। सो जो यहां पे एंथैल्पी चेंज होगी इसको नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड। Is that clear? So यहां पे खाली ऑप्शन नंबर 1 corresponds to enthalpy of formation of any substance। SO2 की ये नहीं है because rhombic S8 होना चाहिए। उसके बाद यहां पे P2O3 यहां पे 2 moles है, it should be for 1 mole and 2 times HI it should be for how many moles, 1 mole। तो फॉर्मेशन में बस 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए। 54 the enthalpy of vaporization of CCl4, आपको डेल्टा H वेपराइजेशन दिया गया है फॉर 1 मोल ऑफ CCl4। 1 मोल CCl4 को वेपराइजेशन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है दैट्स इक्वल टू 30.5 kilojoules। Clear my dear people? The heat required for vaporization of 248 grams of CCl4। So enthalpy ऑफ वेपराइजेशन, यहां पे पीएफ नहीं ऑफ है, इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ CCl4। तो 1 मोल CCl4 को वेपराइज करने के लिए हीट लगती है 30.5 किलो जूल्स पर मोल 1 मोल के लिए। लेकिन यहां पे आपको मास दिया है, सबसे पहले मैं मास को मोल में कन्वर्ट करता हूं। 248 गिवन मास, CCl4 का मोलर मास है 154, अप्रोक्सीमेटली आई गेस ये 1.6 के आसपास आ जाता है, 1.61 कुछ मोल्स आ जाते हैं। अगर 1 मोल को वेपराइज करने के लिए हीट लगी 30.5, सो 1.6 मोल को वेपराइज करने के लिए
वेपराइज करने के लिए 30.5 को मल्टीपल किससे करना पड़ेगा? 1.6 से। ओके, सो इस क्वेश्चन में आई गेस कोई ऑप्शन मैच नहीं करता है, राइट? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट्स आई गेस 49 के आसपास आता है वो। इट्स अप्रोक्सीमेटली 49 बिकॉज जब आप 1.6 को 30.5 से मल्टीपल करोगे वो 49 के आसपास आंसर आता है। क्लियर? लेकिन यहां पे आंसर 56, 36, 62, 26.5 कोई भी ऑप्शन यहां पे मैच नहीं करता है। सो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आपको बोनस मिलना चाहिए बिकॉज नो ऑप्शन इज मैचिंग। क्लियर? चले, सो क्वेश्चन 54। अब यहां पे इसने ऑप्शन दिया है 56.25। आई गेस की में वही ऑप्शन है इफ आई रिमेंबर। सो अगर यहां पे 248 की जगह 284 होगा ना, उस वक्त नंबर ऑफ मोल्स आई गेस 1.8 के आसपास आ जाए। 284 डिवाइड बाय 154। क्लियर? सो वहां पे मोल्स 1.8 के आसपास आते हैं। जब आप 1.8 को मल्टीपल करोगे 30.5 से वो अप्रोक्सीमेटली 56.25 आता है। सो अगर ये ऑप्शन है तो यहां पे मास होना चाहिए 284, लेकिन यहां पे 248 है, 1.6 मोल है, तो ऑप्शन 49 किलो जूल्स के आसपास आता है, जो कि इनमें से किसी में मैच नहीं करता है। तो 54 की आप रिप्रेजेंटेशन देना कि यहां पे की में कोई ऑप्शन या ऑप्शंस में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसका की गलत है। A gas is allowed to expand in a well insulated container. Well insulated का मतलब Q का वैल्यू 0 है। Against a constant external pressure अगर है, अगर external pressure constant है तो irreversible process है। मुझे change in internal energy निकालना है तो delta U is equal to Q plus W। Adiabatic process है, Q 0 है, insulated है, so इसका मतलब delta U is equal to W। आंसर जूल्स में दिया है। ये वर्क डन इरिवर्सिबल है, इसका मतलब माइनस P external into delta V। minus P external, how much it is? 2.5 atmosphere। change in volume 4.5 minus 2.5, फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब मल्टीपल किससे होगा? 2 से हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा लीटर एटमॉस्फेयर। ये लीटर में और ये एटमॉस्फेयर में, तो ये आएगा -5 लीटर एटमॉस्फेयर। लेकिन आपको जूल्स में आंसर दिया है, याद रखेंगे 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स। एग्जाम में आप इसको अप्रोक्सीमेटली 101 जूल्स भी ले सकते हो, लेकिन अगर लीटर एटमॉस्फेयर की जगह आपको लीटर बार दिया जाएगा, सो इट्स इक्वल टू 100 जूल्स। क्लियर? नाउ सो यहां पे मैं -5 को मल्टीपल किससे करूंगा? 101 से, अप्रोक्सीमेटली 101 से, आंसर आएगा जूल्स में। सो इट विल बी -101.3 से। ठीक है? सो दिस विल बी 5 3s, सो ये आएगा 5 1s 5, 5 3s 15, 506.5 जूल्स। देखो, अगर आप 101 से करते आंसर 505 था, अगर 101.3 से करोगे तो आंसर 506.5 आएगा। राइट? सो इसका मतलब अगर ऑप्शंस में खास फर्क नहीं है, ऑप्शंस बहुत क्लोज है, तो यू विल गो विद द एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज 101.3। अगर ऑप्शंस में बहुत ज्यादा गैप है तो आप 101 से भी जा सकते हो। सो इट विल बी -506.5। सो आंसर अप्रोक्सीमेटली 506 के आसपास है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। Okay, match the correct following reactions in column 1 to the correct enthalpy associated with them. So यहां पे बेंजीन की ऑक्सीडेशन हो रही है, कंबशन हो रही है। So 1 mole of benzene completely oxidizes into 6 times carbon dioxide and 3 times water. So यहां पे सबसे पहले A को, इसको नाम देते हैं enthalpy of combustion. Clear? So A को 3 आ जाएगा, A को 3 आएगा, right? उसके बाद NaCl सॉलिड डिसोसिएट हो रहा है Na पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में एंड Cl नेगेटिव गैसियस फॉर्म में, यानी कि 1 मोल ऑफ NaCl डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस, लेकिन आयंस किस फॉर्म में बने? गैसियस फॉर्म में। इसको नाम देते हैं लैटिस एंथैल्पी। वी कॉल इट एज लैटिस एंथैल्पी। सो B को 1 आ जाएगा। क्लियर? सो यहां पे B को 1 आएगा, ध्यान दीजिएगा।
अब देखो यहां पे ए बी सॉलिड है और ये ए बी सॉलिड अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन इन द एक्वस फॉर्म। यहां पे सॉलिड NaCl कन्वर्ट हुआ है आयंस में, लेकिन इन द गैसियस फॉर्म। उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। 1 मोल ऑफ बॉन्ड को, आयोनिक बॉन्ड को तोड़ देना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में जो कि गैसियस फॉर्म में हो। लेकिन यहां पे ए बी सॉलिड डायरेक्टली आयंस में तो कन्वर्ट हुआ है, लेकिन एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। सो इसका मतलब वी कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सो यहां पे एक तो लैटिस एंथैल्पी आती है, साथ में उसके बाद ये जो गैसियस वाले आयंस है ये फिर किस में कन्वर्ट होते हैं, एक्वस फॉर्म में। उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। और लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी नाम क्या पड़ता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो सी को क्या आएगा, सी को 4 आ जाएगा, सी को 4 आएगा। सो वहां बचा डी, ए पॉजिटिव गैस, बी नेगेटिव गैस, आयंस इन द गैसियस फॉर्म आर कन्वर्टेड इनटू आयंस इन द एक्वस फॉर्म, यानी कि इन आयंस की हाइड्रेशन हुई है। सो वी कॉल इट एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो यहां पे डी को 2 आ जाएगा। सो A3B1 C4 D2, A3B1 C4 D2 ऑप्शन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, दिस इज लैटिस एंथैल्पी, दिस इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को जब आप ऐड करोगे हाइड्रेशन एंथैल्पी से, उसी एंथैल्पी को नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सो ये आप याद रखोगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्योंकि पहले लैटिस में सॉलिड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन गैसियस फॉर्म में, फिर उन गैसियस फॉर्म आयंस को एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रेशन में, और इन्हीं दो को मिला के ये वाली इक्वेशन बनती है। सो लैटिस प्लस हाइड्रेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। The invalid equation among the following is delta H, चेंज होता है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, ये सही है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें भी हमने एक क्वेश्चन किया है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, वेयर दिस डेल्टा N इज डेल्टा Ng, यानी कि चेंज इन गैसियस मोल लेना है, ये भी सही है। लेकिन ये वाली इक्वेशन में हीट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है समेशन ऑफ H डेल्टा H नॉट प्रोडक्ट्स बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। और आप याद रखोगे, अगर हमें बॉन्ड एंथैल्पी से अगर हमें हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है, वो होता है समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो यहां पे इसने रिएक्शन की एंथैल्पी के लिए पहले बॉन्ड्स लिए हैं प्रोडक्ट के, फिर लिए हैं रिएक्टेंट के। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज माई करेक्ट ऑप्शन। मुझे इनवैलिड इक्वेशन दिखानी है, सो अगर इसको वैलिड कराना हो तो पहले मैं रिएक्टेंट के बॉन्ड लेता हूं, फिर कौन लेता हूं, प्रोडक्ट के बॉन्ड। इज दैट क्लियर? चले, among the following reaction which will exhibit the greatest positive entropy change, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव तब होती है जब चेंज इन गैसियस मोल्स पॉजिटिव होता है, तो उस वक्त एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगी। और अगर डेल्टा Ng नेगेटिव होगा, ठीक है, चेंज इन गैसियस मोल्स नेगेटिव होगा, यानी कि प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स रिएक्टेंट से कम होंगे, डेल्टा Ng नेगेटिव आएगा, इस वक्त एंट्रोपी चेंज क्या आएगी, नेगेटिव। रिमेंबर दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? हमें देखना है सबसे ज्यादा पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, डेल्टा S उसमें ज्यादा पॉजिटिव आएगा, जिसका डेल्टा Ng का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आएगा। क्लियर? सो दिस इज गैस गैस गैस, इसका डेल्टा Ng आएगा 2 - 3, वो आएगा -1, नेगेटिव है। एक्वस सॉलिड, एक्वस गैस, सो यहां पे प्रोडक्ट में खाली एक गैस है, सो 1 - 0 इज इक्वल टू 1, सो इसका डेल्टा Ng 1 है। गैस 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 एक्वस, प्रोडक्ट में 2 माइनस ये गैस 2 3 और 4, 2 - 4 इज इक्वल टू -2, इसका डेल्टा Ng -2 है। एक्वस गैस सॉलिड एक्वस, यहां पे प्रोडक्ट में कोई गैसियस मोल नहीं है, 0, रिएक्टेंट में 1 है, तो -1। डेल्टा Ng जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका डेल्टा S भी सबसे ज्यादा होगा, सो यहां पे डेल्टा Ng सबसे ज्यादा इसमें है, बिकॉज यहां पे रिएक्टेंट में कोई गैसियस मोल नहीं है, प्रोडक्ट में खाली 1 है, सो इसका डेल्टा Ng मैक्सिमम है, सो इसका डेल्टा S भी मैक्सिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा S विल बी इन इक्वेशन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 2। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? राइट, आगे बढ़ते हैं।
द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, सो आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है, दैट इज डेल्टा एच फ्यूजन। वाटर का कितना दिया है? 1.435 किलो कैलोरीज पर मोल। फाइन। नाउ द मोलर एंट्रोपी चेंज, याद करें डेल्टा एस और यहां पे फ्यूजन, ये बराबर आता है डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, और वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन यानी कि 273 केल्विन होता है। और यहां पे डेल्टा एच फ्यूजन, क्योंकि आंसर कैलोरी में दिया है तो इसको मल्टीपल 1000 से करो, ये बनेगा 1435। इसको मल्टीपल 1000 से करने से 1435 कैलोरी पर मोल आता है। ओके, सो यहां पे मैंने 1435 को डिवाइड बाय किया 273। सो देखिए इसका आंसर क्या है? इट विल बी 1435 डिवाइड बाय 273, 5.25 के आसपास, सो 5.6 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चले। What is the amount of maximum work done when a pressure of 10 grams of hydrogen gas is reduced from 20 atmosphere to 1 atmosphere? यानी कि इनिशियल प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर है और फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, यानी कि एक्सपेंशन है। ठीक है, आइडियल गैस है, कांस्टेंट टेम्परेचर 273 है, आपको वर्क निकालनी है, तो वर्क किसके बराबर आएगा? -2.303 मल्टीपल nRT लॉग ऑफ प्रेशर इनिशियल बाय प्रेशर फाइनल। वॉल्यूम है, वॉल्यूम फाइनल बाय वॉल्यूम इनिशियल, रिवर्सिबल है। वर्क डन -2 बिकॉज एक्सपेंशन में मैक्सिमम वर्क रिवर्सिबल में होती है, मिनिमम वर्क इरिवर्सिबल में होती है। कंप्रेशन में मैक्सिमम वर्क इरिवर्सिबल में होती है, मिनिमम रिवर्सिबल में होती है। -2.303 नंबर ऑफ मोल्स 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5। आर का वैल्यू कैलोरीज में है तो आर का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 273 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ, ये बनेगा 20 डिवाइड बाय 1, ये बनेगा लॉग ऑफ 20। और लॉग ऑफ 20 को कैसे सॉल्व करोगे? लॉग ऑफ 20 इट विल बी लॉग ऑफ 2 इंटू 10। सो यहां पे फॉर्मूला आएगी लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10, बेस 10 है लॉग की, लॉग ऑफ 2 है 0.3, लॉग 10 है 1, सो लॉग 20 आता है 1.3। सो दिस विल बी वर्क डन इज इक्वल टू -2.303, 5 2s 10 multiplied by 273 multiplied by 1.3. Okay, so इसका आंसर देख लीजिए क्या आएगा, उसके बाद सीधे मल्टीपल कर देना है, राइट? 2.303 multiplied by 10 multiplied by 273 multiplied by 1.3, ठीक है? 8173 के आसपास आता है, सो दिस विल बी -8180 कैलोरीज। दिस विल बी इट्स ऑप्शन। ओके, सो कैलकुलेशंस आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। इसमें तो उतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, दैट्स इट। बिकॉज आपने आर का वैल्यू 2 ले लिया, बिकॉज आर का वैल्यू 2 आता है कैलोरीज में, इसीलिए आंसर कैलोरीज में आएगा। सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली -8180 कैलोरीज। During an adiabatic process, heat energy is not exchanged between the system and surrounding. ठीक, द टेम्परेचर, सो एसर्शन तो सही है, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हीट एक्सचेंज होता है नहीं, क्यू 0 है। द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इंक्रीजेज व्हेन इट अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये गलत है, बिकॉज जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो रीजन गलत है। एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्लियर? एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन विल बी फॉल्स। चले आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम वर्क डन इन एक्सपैंडिंग 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स दिया है, O2 ऑक्सीजन तो O में नहीं होगा, O2 फॉर्म में होगा, सो मोलर मास 32, इसका मतलब 1/2 मोल्स। टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है 5 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर, डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर, क्लियर। आइसोथर्मली टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो वर्क डन क्या आएगा, रिवर्सिबल में 2.303 nRT log ऑफ, अभी हमने किया था P इनिशियल बाई P फाइनल, यहां आएगा V फाइनल बाई V इनिशियल, ओके। सो दिस विल बी वर्क डन इज इक्वल टू -2.303, नंबर ऑफ मोल्स 1/2, जूल्स में लेना है ना, अगर आप जूल्स में R का वैल्यू ले रहे हो दैट इज 8.314 या 25/3 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ओके। सो 25/3 लेते हैं क्योंकि आसान होगा मेरे लिए कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 300 है, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 25 डिवाइड बाय 5, 25/5 कितना होता है 5, सो दिस विल बी log ऑफ 5, ओके। log ऑफ 1 कितना होता है 0, log ऑफ 2 इट विल बी 0.3, log ऑफ 3 क्योंकि ये बेस 10 के है दैट इज 0.48, log ऑफ 4 इट विल बी 0.6 अप्रोक्सीमेटली, और log ऑफ, आपको log का वैल्यू नहीं दिया है ना इसमें, तो आपको log के वैल्यूज पता होने चाहिए, सो log ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.7, क्लियर माय स्टूडेंट्स, राइट। सो ये बनेगा 3, दिस विल बी हंड्रेड्स, ये बनेगा 2, दिस विल बी 50s, आंसर विल बी इन जूल्स, सो वर्क डन बनेगा -2.303 मल्टीप्लाई 25 इंटू 50, सो ये बनेगा 625, इज इट, नो नो नो, सो 25 इंटू 5, 5 is 25, ये आया 1250 मल्टीप्लाइड बाय, सो ये तो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 कितना होता है 0.7, आंसर विल बी इन व्हाट जूल्स, सो इसको मल्टीपल करें आप, सो दिस विल बी 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 1250, 2015 अप्रोक्सीमेटली ये है, लेकिन नेगेटिव टाइम्स है तो ये आएगा जूल्स में, यहां पे 10 का पावर 10 का पावर 10 का पावर 10 का पावर, सो 3 डेसिमल प्लेसेस आगे लाइए, 2.015 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 जूल्स, सो दिस इज नेगेटिव वर्क बेसिकली है, बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है, बिकॉज 5 वॉल्यूम से 25 चला गया है, 5 लीटर से 25, आंसर विल बी 2.015 इंटू 10 टू द पावर 3, option number 1 is the correct option. Done? चले आगे बढ़ते हैं. Which of the following equation represents a reaction that provides the enthalpy of formation of CHCl3? CH3Cl इसका स्टैंडर्ड फॉर्म गैसियस है. अगर मुझे इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाना होगा, सबसे पहले इसका 1 मोल बनाना है. बनाया मैंने 1 मोल. ये बनाना है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से. इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है दैट आर C, और C किस फॉर्म में, ग्रेफाइट. सो यहां पे सॉलिड 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 दिया है, लेकिन होना चाहिए ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस Cl होता है Cl2 इन द फॉर्म ऑफ गैस. सो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से 1 मोल ऑफ CH3Cl बना, लेकिन अभी हमें बैलेंस करना बाकी है. यहां पे 3 टाइम्स है, ये बनेगा 3/2 टाइम्स. यहां पे 2 क्लोरीन है, यहां पे 1 है, ये बनेगा 1/2 टाइम्स. सो 1 मोल ऑफ कार्बन प्लस 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स 1 मोल ऑफ CH3Cl. जितना यहां पे एंथैल्पी चेंज होगा, इसी को मैं नाम देता हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. Is that clear? Right? So option number 3 will be your correct option. Carbon solid, graphite, 3/2 hydrogen gas, 1/2 Cl2 gas gives CH3Cl gaseous. Okay? Chale. Calculate the Gibbs energy when 1 mole of NaCl is dissolved. 1 मोल NaCl सॉलिड डिसॉल्व किया गया है वाटर में. यह बनाएगा Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस. क्लियर? यहां पे सॉल्यूशन बनी है, सॉलिड फॉर्म आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और एक्वस फॉर्म में जितनी एंथैल्पी चेंज होगी उसको मैं नाम देता हूं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. राइट? लेकिन मुझे डेल्टा G निकालना है. डेल्टा G किसके बराबर आता है? वो आता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. डेल्टा H मुझे नहीं पता, टेम्परेचर 298 है, मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी चेंज 43 है.
राइट, जूल्स में। सो इसका मतलब मुझे जूल्स में आंसर निकालना है, ये भी जूल्स में, लेकिन मुझे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन मुझे लैटिस और हाइड्रेशन दी है। अभी मैंने आपको समझाया था, जब आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे इट्स इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी कितनी है? 778, प्लस माइनस होगा माइनस 774.3। सो इसका मतलब यहां पे 5, 3, 3.6, 3.6 किलो जूल्स विल बी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? सो पहले आपने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकाला, उसको यहां पे पुट कीजिए, क्योंकि 43 जूल में है तो यहां पे डेल्टा एच भी किस में होना चाहिए? जूल में। सो 3.6 को 1000 से मल्टीपल करे, वो बनेगा 3600, ये है ना 3.6। सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000 ताकि ये जूल में कन्वर्ट हो जाए। इट विल बी 3620, ये बनेगा जूल्स। ओके, सो यहां पे आप डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 3600 माइनस 298 इंटू 43। सो 298 इंटू 43, इट विल बी 3600 माइनस 12814। सो डेल्टा जी, टाइम सेव करने के लिए मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूं, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद कर लें। माइनस 3600, ये बनेगा माइनस 9214 जूल, डिवाइड बाय करूंगा 1000 से, ठीक है, 9.2, 9.1 आसपास इसके आंसर है। दिस विल बी इट्स ऑप्शन। ओके, टेम्परेचर भी दिया है आपको 298, उसके बाद एंट्रोपी भी दी है आपको 43। सो 9 ये जूल्स में है, डिवाइड बाय 1000 से करोगे 9.214 आसपास आंसर आएगा। दिस विल बी इट्स ऑप्शन। क्लियर? सो आई होप दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस, ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पे 3.7 है, फिर हम 778 माइनस 774.3, 3.7। सो इट विल बी हियर 3700। ओके, ये 3700 आएगा। सो 3700 माइनस 12814, दैट इज 9114, 9114। सो 9.114, 9.1 इज द अप्रोक्सीमेट आंसर। यहां पे मैंने 3.6 लिखा था, दिस इज 3.7। क्लियर? चले आगे बढ़े। If water vapor is assumed to be perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water. So 1 मोल वाटर की वेपराइजेशन हो रही है, so वो 1 मोल ऑफ वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। so यहां पे जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है दैट इज 41 किलो जूल्स या 41,000 जूल्स पर मोल। ठीक है, सो ये दिया गया है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 373 केल्विन। एम आई राइट? द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड। यहां पे आपको एंथैल्पी चेंज दी है, आपको इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज निकालनी है। सो जो आपको इक्वेशन पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर? सो यहां पे मुझे डेल्टा एच का वैल्यू दिया है दैट इज 41,000 इज इक्वल टू डेल्टा यू का वैल्यू निकालना है, प्लस यहां से कोई गैसियस मोल नहीं है, यहां से एक गैसियस मोल है, तो 1 माइनस 0 डेल्टा एन जी 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। सो यहां पे 1 इंटू आर, आर का वैल्यू आप क्या लोगे, बिकॉज जूल्स में है तो आर का वैल्यू जूल्स में लेना है 8.314 मल्टीपल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है लेकिन केल्विन में लेना है दैट इज 373। ओके, ये यहां से प्लस है, यहां से माइनस हो जाएगा। डेल्टा यू इज 41,000 माइनस इसको आप मल्टीपल करें, सो दिस विल बी 8.314 multiplied by it will be 373, that is 3101, so 41,000 minus 3101, so this will be equal to 3737899, or I will call it as 37900. this will be joules, divide by 1000 से करोगे वो आएगा 37.9 joules, किलो joules 37.9, this will be your option. ओके, सो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाली फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, एंड देन दिस पार्ट, दिस राइट है, ये वाला पार्ट और उसके बाद ये वाला पार्ट
दिस इज योर कैलकुलेटिव पार्ट. सो जितना आप कैलकुलेशन आप तेज कर सकोगे. हाँ, हेलो, इंटरेक्शन दो. अभी लगेगा आधा घंटा और मोर. हाँ, ओके, मैं आ रहा हूं. चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66. ओके. At standard conditions, the change in enthalpy of the reaction is, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, 109 किलोजूल्स पर मोल. हमें रिएक्शन दी गई है, हमें बॉन्ड एनर्जी H2 की दी है, बॉन्ड एनर्जी Br2 की दी है, और हमें किसका निकालना है? HBr का बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है. याद करें जो आपको क्वेश्चन दिया था इनवैलिड किसमें है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है, इट्स समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स minus summation of bond enthalpy of products. Okay, so heat of reaction delta H, bond enthalpy of reactant वो आएगा bond enthalpy of, क्योंकि एक ही मोल है H bond H plus bond enthalpy of, यहां पे Br2 एक ही मोल है, so एक ही मोल ऑफ बॉन्ड होगा. so this is reactant का bond enthalpy minus, क्योंकि HBr 2 मोल है तो 2 multiplied by bond enthalpy of HBr. ओके, सो आपको डेल्टा H का वैल्यू दिया गया है, इट्स इक्वल टू हाउ मच? -109. नेगेटिव ना भूलिएगा, बिकॉज इट्स एक्सोथर्मिक. नेगेटिव वैल्यू आपको इक्वेशन में लेना है. 109 इज इक्वल, सो दिस विल बी H2 का बॉन्ड एंथैल्पी है 435, क्लियर, प्लस Br2 का है 192, नेगेटिव टाइम्स 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, ये बनेगा HBr. Am I clear? Right? So this will be -109 is equal to 5 और 2 7 हो गए, 9 3 12 हो गया. ओके, 4 और 1 5 6 माइनस 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HBr. सो ये माइनस टाइम्स यहां आएगा, ये बनेगा 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HBr इज इक्वल टू 627 प्लस 109. ओके, सो 627 प्लस 109, 9 और 7 16 हो गए, सो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया. सो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HBr विल बी इक्वल टू 636 डिवाइडेड बाय 2. ये आएगा 2 3s 2 1s 2 435 plus 192, 435 plus 192, that is 627 plus 109, 736. Oh, sorry, 736. So 736 को आप 2 से डिवाइड करें, 736 को 2 से, 2 3s 2 6 2 8s 368. ओके, सो यहां पे अगर आपको याद होगा वो इनवैलिड क्वेश्चन जिसमें लिखा था कि इनवैलिड कौन सा ऑप्शन है, उसमें वो बॉन्ड एंथैल्पी वाला इनवैलिड था. सो वहां पे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड 368 विल बी द ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, मैच द टर्म्स इन द लिस्ट 1 विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन इन द लिस्ट 2. चले, एडियाबैटिक प्रोसेस में तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है, दैट इज 2. आइसोलेटेड सिस्टम जहां पे ना ही मैटर का ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी या कि हीट का ट्रांसफर होगा, सो आइसोलेटेड, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, बी का 4. सी आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर, सी का 1. डी वहां बचा क्या? पाथ फंक्शन, हीट, सी का 3. So A2, B4, C1, D3, 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Option number 1 is the correct option. Which of the following is correct about the isothermal expansion?
याद रखेंगे आप, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन होता है, वर्क डन इन द रिवर्सिबल, उसका मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन वर्क डन इन द इरिवर्सिबल। लेकिन जब कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द रिवर्सिबल। मैं ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन डिराइव भी कर सकता हूं, लेकिन आपको रिजल्ट से गर्ज है, सो यहां पे आप रिजल्ट याद रखिए। एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है, वाइल एज कंप्रेशन में इरिवर्सिबल वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है। सो वर्क डन रिवर्सिबल is greater than work done irreversible, ऑप्शन नंबर 3। अगर यही कंप्रेशन होता, उस वक्त irreversible का मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल से ज्यादा आएगा। ओके, The enthalpy of both graphite and diamond is taken to be zero being elementary substances, ये गलत है। So जो enthalpy of formation होता है, enthalpy of formation zero होता है, एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो होता है। सो यहां पे आपने ग्रेफाइट और डायमंड लिया, डायमंड स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट है। सो यहां पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन खाली किसका जीरो होगा? इट विल बी ओनली फॉर कार्बन ग्रेफाइट, क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में एज वेल एज स्टैंडर्ड में, तो असर्शन इज रॉन्ग। फॉर एलिमेंट्री सबस्टेंसेस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज टेकन एज जीरो। सो ये रीजन सही है, लेकिन ये रीजन के हिसाब से ये असर्शन गलत है, बिकॉज वहां पे ग्रेफाइट है, यहां पे डायमंड है। ग्रेफाइट का जीरो होगा, डायमंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नॉन जीरो होगा। सो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। इफ आई रिमेंबर दैट, इस वाले क्वेश्चन की भी आपको जो की है वो गलत दी गई थी, क्वेश्चन नंबर 69। सो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया गया था, बोथ assertion reason are true। नहीं, ट्रू तब होगा जब यहां पे खाली ग्रेफाइट होता, क्योंकि डायमंड दिया गया है। सो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 आएगा। सो इसका भी आप जो की है उसका रिप्रेजेंटेशन कीजिए। आपको 1 दिया गया था की में, बट द करेक्ट ऑप्शन इज 4। चले आगे बढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज जीरो। याद करें, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी सिस्टम जीरो होगा, लेकिन एंट्रोपी के केस में टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होनी चाहिए? जीरो। नॉट सिस्टम, नॉट सराउंडिंग, लेकिन दोनों को मिला के क्या होना चाहिए? जीरो। सो इट विल बी जीरो एट इक्विलिब्रियम। सो डेल्टा जी सिस्टम इज जीरो, डेल्टा एस टोटल इज जीरो। डेल्टा एस सिस्टम जीरो नहीं होता है, इट मे बी जीरो, इट मे नॉट बी जीरो, डिपेंडिंग अपॉन हीट किसने एब्सॉर्ब किया, किसने रिलीज किया, लेकिन दोनों को मिला के सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो एंट्रोपी चेंज होती है दैट इज जीरो। सो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी सिस्टम जीरो, डेल्टा एस टोटल जीरो, बोथ ऑप्शन 1 and 2। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? स्नोफॉल एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सही है। एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू जीरो, सही है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तब आता है जब डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज जीरो। अभी तो हमने किया ना, अभी हमने किया इस वाले क्वेश्चन में डेल्टा जी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे जीरो आना चाहिए। एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिएक्शन एट 0 केल्विन इज इक्वल टू 0। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये गलत है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है? एट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी चेंज ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस इज जीरो। यहां पे इसने रिएक्शन दिया है, सो दिस इज रॉन्ग। आपको परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस की एंट्रोपी जीरो होती है, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स 1 होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन इक्वेशन S इज इक्वल टू K ln of W, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 1 हो गए, सॉरी सबसे मिनिमम अरेंजमेंट 1 है। जैसे आप कुछ ऐसे लिखते हो, S इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग ऑफ W, K is Boltzmann constant, number of arrangements at 0 Kelvin for a perfectly crystalline substance is 1, there is only one possible arrangement, ln of 1 is 0, so entropy will be 0। लेकिन इसने रिएक्शन दिया है, so आपका आंसर ये बनेगा। आपको बोलना था इनकरेक्ट कौन है, इनकरेक्ट इनमें से 4 दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आर गिवन, इसका एंथैल्पी x, इसका y और इसका z। आपको बोलना है इन एक्स वाई जेड में कौन सी रिलेशन है। ध्यान दीजिए मैं क्या करूंगा, मैं
इन दो इक्वेशन से ये इक्वेशन निकालूंगा। क्लियर? नाउ इस टारगेट, इसको मैं नाम दूंगा टारगेट इक्वेशन। टारगेट इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरा लेफ्ट राइट साइड ही होना चाहिए। सो ये बनेगा सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, इट विल गिव मी CO2 गैस। इसकी एंथैल्पी है X। क्लियर? लेकिन टारगेट इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे लेफ्ट साइड है, लेकिन यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड राइट साइड है, तो मैं दूसरी वाली इक्वेशन को इन्वर्स करूंगा। CO गैस, इट विल गिव कार्बन ग्रेफाइट प्लस, ये ग्रेफाइट है, गैस नहीं ग्रेफाइट है, प्लस हाफ ऑफ O2 गैस। अगर इसकी एंथैल्पी Y थी तो रिवर्स करके इसकी एंथैल्पी बनेगी -Y। ओके, इन दोनों को ऐड करते हैं, कार्बन ग्रेफाइट कैंसल, यहां बचा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एक ऑक्सीजन आधा ऑक्सीजन, 1 - 1/2 हो गया 1/2, तो नेट आएगा लेफ्ट साइड 1/2 ऑक्सीजन, इट गिव्स मी कार्बन डाइऑक्साइड। और यही तो मेरी टारगेट इक्वेशन है। देखिए यही मेरी टारगेट इक्वेशन है, दिस इज माई टारगेट इक्वेशन। सो अगर आप किसी रिएक्शन को 2 रिएक्शंस या 3 रिएक्शंस को ऐड करके निकालते हो, उसकी एंथैल्पी भी ऐड हो जाती है। सो इस इक्वेशन की एंथैल्पी Z है, तो ये Z आएगा X प्लस माइनस Y, दैट इज X माइनस Y। और यहां पे कोई ऑप्शन मैच करता है नहीं, तो X किसके बराबर आएगा? अगर ये -Y है, -Y को यहां ले जाओ, ये बनेगा Z प्लस Y। ये ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस इज ऑप्शन नंबर 2। इज दैट क्लियर? राइट? सो बस क्वेश्चन को आपको देखना है, इट्स द प्रैक्टिस दैट विल मेक यू परफेक्ट। आपको जैसे ही क्वेश्चन मिले, आपको किसी एक इक्वेशन को टारगेट इक्वेशन बनानी है। ग्रेफाइट कैंसिल होना चाहिए, लेफ्ट साइड CO, राइट साइड CO2, इन दोनों को ऐड करके इसकी एंथैल्पी, क्योंकि ये -Y है, X माइनस Y, तो Y X बनेगा, Y को यहां ले जाओ, Z प्लस X। सही है? चले, कंसिडर द फॉलोइंग, 2 times H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 times H2O। आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H दिया गया है, यानी कि 2 मोल वाटर के बने हैं, एंथैल्पी चेंज हुई है -483.64 किलोजूल्स। क्लियर? व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर? सो अगर आपको 1 मोल ऑफ वाटर की डीकंपोजिशन करनी है, तो वो 1 मोल ऑफ वाटर की डीकंपोजिशन होगी H2O गिव्स H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस। ये मुझे निकालना है, ठीक है? इसका एंथैल्पी मुझे निकालना है। सो पहले मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करूंगा, ये बनेगा 2 times H2O गिव्स 2 times H2 प्लस O2। अगर इसकी एंथैल्पी -483 है, इसकी एंथैल्पी क्या आएगी? इसकी एंथैल्पी आएगी, इट विल बी प्लस 483.64 किलोजूल्स। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया। लेकिन दिस इज फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर की डिसोसिएशन इतनी है, तो 1 मोल के लिए आपको 1/2 से मल्टीपल कर देना है। अगर आप 1/2 से मल्टीपल करोगे तो यहां पे इक्वेशन बनेगी H2O गिव्स H2 प्लस हाफ ऑफ O2। जब आप किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीपल कर देते हो, एंथैल्पी को भी वही नंबर मल्टीपल होता है। सो इसकी एंथैल्पी आएगी 483.64 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 241 241 पॉइंट समथिंग, 241 पॉइंट समथिंग विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सो यहां पे आपको डिकंपोजिशन निकालनी थी फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल वाटर के लिए आपको डिकंपोजिशन निकालनी थी। दिस वाज फॉर 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेशन। रिवर्स करके 2 मोल्स डिकंपोजिशन, फिर मल्टीप्लाई 1/2 से करके ये 1 मोल के लिए बन गया। तो डिवाइड बाय 2 से करना था सिंपली, या मल्टीपल 1/2 से करना था। दैट वुड बी योर आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशनशिप रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक चेंज इज इनकरेक्ट? डेल्टा U 0 आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। डेल्टा आइसोथर्मल है तो डेल्टा U 0 है, सही है। वर्क डन इज इक्वल टू -nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1 फाइनल बाय इनिशियल। यहां पे नेचुरल लॉग है, अगर लॉग टू द बेस 10 लिखेंगे तो 2.303 से मल्टीपल हो जाएगा, ये भी सही है। W इज इक्वल टू nRT लॉन ऑफ V2 by V1, ये गलत है बिकॉज सामने माइनस होना चाहिए। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, सामने माइनस है फॉर्मूला को, यहां पे माइनस नहीं है तो ये गलत है। फॉर ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट इन्वॉल्व्ड इज डायरेक्टली changes into internal energy,
डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है वर्क डन क्या आएगा? जीरो। सो डेल्टा U विल बी Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट्स व्हाई डेल्टा U इज इक्वल टू QV। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये सही है। हमें बोलना था कौन सा इनमें इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट थर्ड है, बिकॉज यहां पे नेगेटिव टाइम्स नहीं है। अगर यहां पे आप नेगेटिव टाइम्स हटाओगे तो फिर यहां आता लॉन ऑफ V1 बाई V2। ओके, नेगेटिव टाइम्स, सो वर्क डन नेगेटिव टाइम्स, ठीक है। यहां पे नेगेटिव टाइम्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंथैल्पी डायग्राम दी है, सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज चेंज इन एंथैल्पी। अगर आप यहां पे चेंज इन एंथैल्पी देखोगे, इट इज HP माइनस HR। HP is greater than HR, so change in enthalpy is positive, यानी कि reaction is endothermic. Which of the following statement is correct? Reaction is spontaneous, reaction is non-spontaneous? नहीं। अगर आपको खाली डेल्टा H का वैल्यू दिया होगा, you cannot deduce is the reaction spontaneous or non-spontaneous. Endothermic reaction spontaneous भी हो सकती है, non-spontaneous भी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी। उसके लिए आपको डेल्टा G पता होना चाहिए, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। सो आपको डेल्टा H ऑफ सिस्टम यूज होगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम यूज होगा, डेल्टा S ऑफ सिस्टम यूज होगा। यही तीन मिला के आपको डेल्टा G का वैल्यू देंगे। अगर डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव आया स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G का वैल्यू पॉजिटिव आया नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G का वैल्यू जीरो आया तो एट इक्विलिब्रियम। सो इस ग्राफ से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ प्रोवाइडेड above. Option number third is your correct option. Mark the correct statement regarding entropy. At 0 degree Celsius, the entropy of perfectly crystalline substance is taken as 0. नहीं, 0 Kelvin होना चाहिए. So at absolute zero temperature, जिसको आप 0 Kelvin का नाम देते हो, the entropy of perfectly crystalline substance is taken to be 0. यही मैंने अभी उस मैच द फॉलोइंग में बोला था. दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो दिस इज रिगार्डिंग द एंट्रोपी. सो एब्सोल्यूट जीरो पे जब आप 0 केल्विन टेम्परेचर लेते हो, इस वक्त जो एंट्रोपी है वो 0 बन जाती है. ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन इक्वेशन K इज इक्वल टू लॉन ऑफ W, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बराबर होता है गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. और W is, it's not work, it is number of arrangements. At 0 Kelvin, for a perfectly crystalline substance, there is only one arrangement. Ln of 1 is 0. इसीलिए total entropy क्या बन जाती है? 0. So this is option number 4. It's your correct option. Okay? चले. Yeah, option question number 77. क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? फॉर ए गिवन रिएक्शन 2 times Zn solid plus O2 gas gives 2 times ZnO. डेल्टा H का वैल्यू क्या है? डेल्टा H का वैल्यू -69.3 693.8 किलो जूल्स पर मोल. और एंट्रोपी एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होती है? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. क्योंकि यहां पे एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी. इसीलिए यहां पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी कि हीट रिलीज हुई है. द एंथैल्पी ऑफ 2 moles ऑफ ZnO, यानी कि प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी इज लेस देन द टोटल एंथैल्पी ऑफ 2 moles ऑफ Zn एंड 1 mole ऑफ O2 बाय 693.8.
राइट, बिकॉज जब प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से कम होगी तभी नेगेटिव वाली टर्म बड़ी आएगी, तभी डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आया है, तभी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। यानी कि इसकी एंथैल्पी और इसकी एंथैल्पी में इन दो की मिला के एंथैल्पी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट बाय 693.8 किलो जूल्स। सो पहला सही है। The enthalpy of 2 moles of ZnO is more नहीं less, because enthalpy change is negative, so reactant की enthalpy product से ज्यादा आनी चाहिए। 693.8 किलोजूल एनर्जी इज इवॉल्व्ड और इज एब्जॉर्ब नहीं, एंडोथर्मिक नहीं, क्योंकि नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। सो ए एंड सी आर करेक्ट, बी एंड डी आर नॉट करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, ए सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, चले आगे बढ़ते हैं। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन इन एन एक्वस सॉल्यूशन, पहले Cl2 डिसोसिएट होता है, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Cl गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव गैस की हाइड्रेशन, गैस एक्वस में कन्वर्ट होता है। सो यहां पे हाइड्रेशन। सो अगर मैं एनर्जी इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ, आपको एनर्जी निकालनी है, जितनी एनर्जी लगती है हाफ ऑफ Cl2 गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव एक्वस, आपको इसकी एनर्जी निकालनी है। ओके, सो आपको हाफ ऑफ Cl2 गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cl, आपको इसकी एंथैल्पी निकालनी है। सो आपको बेसिकली यहां से यहां तक की एंथैल्पी निकालनी है। डिसोसिएशन ऑफ Cl2 का वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl का वैल्यू दिया है, हाइड्रेशन एंथैल्पी दिया है। सबसे पहले यहां से हाफ ऑफ Cl2 गैस से Cl नेगेटिव एक्वस, जो टोटल एंथैल्पी आएगी इट विल बी हाफ ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Cl2 प्लस फिर ये वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस Cl नेगेटिव से हाइड्रेशन, डेल्टा H हाइड्रेशन। क्योंकि हेसेस लॉ, चाहे आप एक स्टेप में करो चाहे आप मल्टीपल स्टेप्स में करो, डेल्टा H विल रिमेन सेम। अब डिसोसिएशन कितनी है 240, लेकिन हाफ ऑफ डिसोसिएशन बिकॉज हाफ मोल है, सो इसका मतलब 1/2 इंटू 240 प्लस, और ये है माइनस प्लस माइनस माइनस, दैट इज 349 प्लस हाइड्रेशन, वो भी एक्सोथर्मिक है, प्लस माइनस माइनस, दैट इज 381। सो जितना इनका एडिशन होगा, समेशन होगा, वही होगा एंथैल्पी ऑफ हाफ ऑफ Cl2 टू Cl नेगेटिव। करेक्ट, सो ये बनेगा 120 माइनस 9 और 1 10, 8 4 12 13, 630। क्लियर? नो 630 नहीं, आई गेस 730, राइट? सो 120 प्लस 120 माइनस 730, इट विल बी माइनस 610, और आंसर किस में आएगा? किलो जूल्स में। सो माइनस 610 का ही आंसर है, हाँ, माइनस 610 इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? सो इन सारे स्टेप्स का एडिशन करके आपको डायरेक्टली हाफ ऑफ Cl2 से Cl नेगेटिव मिलेगा, लेकिन यहां हाफ ऑफ डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन के लिए 240, हाफ ऑफ डिसोसिएशन इज 240, एक मोल के लिए 240, आधे मोल के लिए 120। राइट? आगे बढ़ेंगे। चले, the internal energy when a system goes from internal energy change, so जब कोई A से B जा रहा है, so इसमें जो change in internal energy है वो कितनी है? That is by 40. If the system goes from A to B, अगर ये A से B जा रहा है रिवर्सिबल पाथ में, लेकिन B से A आ रहा है returns to A by an irreversible path, लेकिन irreversible path में What would be the net change in internal energy? अगर यहां पे internal energy x थी और यहां पे 40 का इंक्रीज हुआ है, चेंज हुआ है, इसने बोला है सिस्टम इंटरनल एनर्जी चेंजेस बाय 40, तो ये नहीं बोला है इंक्रीज है डिक्रीज, चेंज हुआ है। लेकिन जब ये वापस ए पे आएगा ना, ये साइक्लिक प्रोसेस है, बेसिकली जहां पे इसने स्टार्ट किया था ये वहीं पे वापस आया, फिर ये ए से बी रिवर्सिबली गया, बी से ए इरिवर्सिबली गया, लेकिन मुझे इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्योंकि सिस्टम वापस ओरिजिनली अपनी इनिशियल स्टेट पे आया है, तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, सो यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming ideal behavior the magnitude of log of k, so आपको log of k का magnitude निकालना है, that's equal to x into 10 to the power minus 1. ये वैल्यू आपको निकालना है, आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x. आपको पहले log of k का वैल्यू निकालना है, फिर वहां पे उसको इन टर्म्स ऑफ x इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 की फॉर्म में लाना है, और उसके बाद आपको x का वैल्यू निकाल लेना है, राइट? लेकिन अगर मुझे log of k चाहिए ना, उसके लिए मुझे एक इक्वेशन चाहिए, दैट इज डेल्टा g नॉट. ये डेल्टा g नॉट ही दिया है, यस, इट्स इक्वल टू समेशन ऑफ g ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस, या सबसे पहले मैं इस इक्वेशन से k निकाल सकता हूं, माइनस 2.303 RT log of k. मुझे इस log of k का वैल्यू चाहिए, आई नीड द log of k वैल्यू. लेकिन उसके लिए मुझे r का वैल्यू चाहिए, क्योंकि जूल में है तो 8.314, टेम्परेचर का वैल्यू 25 है तो टेम्परेचर इज हाउ मच, दैट इज 25 इज 298. लेकिन मुझे डेल्टा g नहीं पता है. इस रिएक्शन का अगर मुझे डेल्टा g निकालना है, डेल्टा g, इज दिस विजिबल टू यू? सो मैं चेंज करूंगा यहां पे, इसका डेल्टा g आएगा g ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस g ऑफ रिएक्टेंट्स. ओके, सो आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH का G दिया है फ्री एनर्जी, और आपको बेंजीन का दिया है फ्री एनर्जी, राइट? सो अगर आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, सो सबसे पहले मैं यहां पे डेल्टा G का वैल्यू निकालूंगा. सो बताइए प्रोडक्ट में कौन है? प्रोडक्ट में बेंजीन है, सो ये आएगा G डेल्टा G ऑफ बेंजीन C6H6 माइनस, अब इसका डेल्टा G, ये बनेगा डेल्टा G ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, लेकिन ये 3 मोल्स है तो मल्टीपल किससे करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा. सो बेंजीन का कितना है? इट इज माइनस 1.24 इंटू 10 टू द पावर 5. क्लियर? माइनस ये बनेगा 3 इंटू, दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH का है माइनस 2.04 इंटू 10 टू द पावर 5, और आंसर है जूल्स में. ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा माइनस 1.24 इंटू 10 टू द पावर 5. क्लियर? माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 6, 3 4 12, 6.12 इंटू 10 टू द पावर 5. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? राइट? यस, इट्स विजिबल टू यू अच्छे से. सो डेल्टा G इज इक्वल, सो मैं 10 टू द पावर 5 को कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा? माइनस 1.24 और बचेगा प्लस 6.12. ओके, सो डेल्टा G का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस 6 12 4 4.88, लेकिन पॉजिटिव बिकॉज 6.12 पॉजिटिव है, इनटू 10 टू द पावर 5 जूल्स. दिस विल बी द डेल्टा G ऑफ रिएक्शन. ये बनेगा रिएक्शन का डेल्टा G, G ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस G ऑफ रिएक्टेंट्स. अब इसको यहां पुट करेंगे, ये बनेगा 4.88 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल माइनस 2.303. मल्टीपल किससे करेंगे? मल्टीपल करेंगे R से 8.314, मल्टीपल करेंगे टेम्परेचर 298 से, और मल्टीपल किससे होगा? लॉग ऑफ K से. ओके, नाउ अगर आपको याद है ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म आपको एक क्वेश्चन में दी गई थी. सो दिस वाज इक्वल टू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 98. सो इट वाज 5705. 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2505. ये आप याद, सॉरी 5705, 5705. अगर आपको याद होगा एक क्वेश्चन में हमने ये किया था. ये 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, इट इज इक्वल टू 5705. इसको आज के बाद आप याद रखोगे, इट्स ऑलवेज इक्वल टू 5705. ठीक है? सो यहां पे log ऑफ k किसके बराबर बनेगा? ये बनेगा log ऑफ k इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स 4.88 इंटू 10 टू द पावर 5
डिवाइड बाय किससे होगा 5705। इस क्वेश्चन में तो काफी सारी और इसी तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन अच्छी खासी थी। सो लेंथी पेपर आपको लगेगा, आपको लगा होगा लेंथी है, यस कुछ कुछ क्वेश्चंस में अच्छी खासी कैलकुलेशंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल है, उनमें उतना टाइम नहीं लग रहा था। सो ये फिर पेपर का जो लेवल है वो बैलेंस हो जाता है। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी log ऑफ k। जब इसको सॉल्व करते हैं 4.88 इंटू divided by 5705, it is 85.53 minus 85.53। आपको बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉग के। मैग्नीट्यूड का मतलब है, इसका मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ लॉग के नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा 85.53। लेकिन आपको इन द टर्म्स ऑफ x इंटू 10 टू द पावर -1 की फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसके बाद और एक स्टेप है, इसका एक डेसिमल यहां ले जाओ, ये बनेगा 855.3 इंटू 10 टू द पावर -1। सो यहां तक आप पहुंचे। सो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लॉग k इज इक्वल टू या तो 85.53 या तो 855.3 इंटू 10 टू द पावर -1। सो यहां पे जो ये टर्म है दिस इज x। सो ये वाला 855.3 मेरा x है, तो x का वैल्यू 855 आ जाएगा। क्लियर है पीपल? So this will be your calculation of this question number 80. चले, hydrolysis of sucrose is given by, right? If the equilibrium constant Kc is इतना, the value of delta G naught का value -2.303 into joules में 8.314, टेम्परेचर का वैल्यू 300, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 13। ये बनेगा आपका आंसर। कोई है? हां, इसने नेचुरल लॉग में दिया है, सो नेचुरल लॉग में ये वाला टर्म नहीं आएगा। 8.314 इंटू 300 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 13, फिर ये आएगा। ओके, RT माइनस RT लॉन ऑफ K माइनस RT लॉन ऑफ 4 नहीं है 2, सो 8.314 300 ये, सो दिस विल बी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर लॉग में दिया जाता तो 2 पॉइंट लॉग बेस 10 में, बेसिकली ये भी लॉग ही है लेकिन लॉग टू द बेस ई है। अगर लॉग टू द बेस 10 में दिया जाएगा तो 2.303 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हैव पॉजिटिव एंट्रोपी, ये हमने एक बार क्वेश्चन किया इससे पहले। जिसका डेल्टा Ng पॉजिटिव आएगा उसकी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। सो इसका जो डेल्टा Ng आएगा वो आएगा 0 बिकॉज सॉलिड एक्वस। इसका डेल्टा Ng जो आएगा गैस ये आएगा 2 - 1 is 1। सो जिसका डेल्टा Ng पॉजिटिव, इसका डेल्टा S भी क्या आएगा पॉजिटिव। सो पहले दूसरे वाले ऑप्शन पहले को नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन का डेल्टा Ng पॉजिटिव है। अमोनिया N2H2, इसका डेल्टा Ng आएगा गैस 4 - 2 इज इक्वल टू 2। सो डेल्टा Ng पॉजिटिव, तो डेल्टा S भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो सेकेंड एंड थर्ड का डेल्टा S पॉजिटिव है। सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। In the thermodynamic, a process is called reversible जब system and surrounding at each and every stage are in equilibrium state with each other, the surroundings are always in equilibrium with the system. Option number 3 is your correct option. It is the definition of the reversible process. इससे पहले भी एक क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में ये आपको आ चुका था। सो अगर आपको वहां आएगा तो यहां आएगा, अगर वहां नहीं आया तो यहां भी नहीं आ जाएगा। ओके, चले, Which of the following substances has non-zero? I guess इसका भी की आपको गलत दिया गया था। एक तो उस क्वेश्चन का जो assertion reason का क्वेश्चन है जहां पे डायमंड एंड ग्रेफाइट था, उसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया गया था की पे, लेकिन 4 था। लेकिन यहां पे बोला गया है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका 0 होता है? एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, राइट? ग्रेफाइट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म। ऑक्सीजन गैस का एलिमेंटल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सो इसका डेल्टा HF 0 होगा, इट विल बी 0। फॉस्फोरस व्हाइट रेड होता है इसका और एक एलोट्रॉपिक फॉर्म, व्हाइट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। लेकिन ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है दैट इज लिक्विड, सो ब्रोमीन गैस का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इट विल बी नॉन 0।
ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई गेस आपको की में शायद 3 दिया गया है, सो इसको आप चेक करें और इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए आईटी जो सेल है उससे कांटेक्ट कीजिएगा, या उनसे मैं खुद बात करके की में चेंज की को जो चेंज किया, अगर आपको की आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो जो सही वाली की है वो आपको भेज दी जाएगी। द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, और वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम है और 100 डेसीमीटर क्यूब फाइनल वॉल्यूम है। टेम्परेचर 298 केल्विन है। अगर आपको याद है डेल्टा एस विल बी 2.303 n, so it will be CV log of T2 by T1 plus 2.303 साथ में NR log of V2 by V1. This is entropy change in a thermodynamic process. क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है तो T2 is equal to T1, T2 T1 कैंसल हो जाएगा, log of 1 0 होगा तो ये वाली टर्म 0 आएगी। सो इस वाली क्वेश्चन के लिए डेल्टा एस की फॉर्मूला 2.303 NR log of V2 by V1. So this will be 2.303 multiplied by N का वैल्यू 2 मोल है, 2 मल्टीप्लाइड बाय उसके बाद R का वैल्यू 8.314 क्योंकि जूल है, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ दिस विल बी 100 डिवाइड बाय किससे करोगे 10 से, ठीक है 10 टेंस लॉग ऑफ 10 1 होता है, सो ये बनेगा 2.303 यानी कि दिस विल बी 2 3s 4.606 मल्टीप्लाइड बाय 8.314। आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है और ऑप्शंस में अच्छी खासी डिफरेंस है, तो आप इस 4.606 को 4.6 मानिए, 8.314 को 8.3 मानिए, 8 4 32, 6 3 18, सो आई गेस ये 35 के ऊपर ही आएगा। Okay, so if I will 4.6 into 8.3, so 38.18, इसके हिसाब से 38.18 सबसे नियरेस्ट ऑप्शन मेरा ये है, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो आप 4.606 को 06 हटा के 4.6 लिखिए, 8.314 को हटा के 8.31 लिखिए, सो 38.3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। Given that specific heat capacity is an extensive property, heat capacity Cp is an extensive property, उसके बाद and स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp, असल में यहां पे Cp नहीं है, यहां पे खाली C आना चाहिए। Cp इज बेसिकली मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp, यहां पे दोनों को Cp दिया है, इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो है। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू फॉर 1 मोल ऑफ वाटर? वाटर के लिए जो C दिया गया है दैट इज कितने जूल्स? इट इज 4.18 joules per Kelvin per gram, यानी कि 1 ग्राम वाटर के लिए जो हीट is required to raise its temperature by 1 degree Celsius, that is 4.18। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है for 1 mole, 1 mole of water के लिए कितनी हीट जरूरत है ताकि टेम्परेचर चेंज हो जाए बाय 1 यूनिट, उसी को नाम देते हैं Cp, और इसीलिए ये जूल्स पर केल्विन पर मोल आएगा। 1 मोल वाटर में कितने ग्राम्स होते हैं? 18 ग्राम। अगर ये पर ग्राम है तो 18 ग्राम्स के लिए कितना आएगा? वो आएगा 4.18 मल्टीप्लाइड बाय 18, ठीक है। सो इसको मल्टीपल करके 8864, सो दिस विल बी 8 1s 8 14, 8 4s 32 33, so 188 111 144 4 5 75.2 something, so 75.3 because it's joules per Kelvin per mole, और 1 मोल वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। अगर 1 ग्राम के लिए इतना, 18 ग्राम्स के लिए इतना आ जाएगा। ओके, चले। Which of the following has the maximum entropy of vaporization? So जो entropy of vaporization है वो बराबर होता है enthalpy of vaporization divided by temperature. It will be temperature boiling point. Okay? चले। Right.
अब देखिए हमें बोला गया है कि इन लिक्विड्स में सबसे मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन किसकी होगी, ठीक है। इसके लिए एक रूल लगता है, दैट रूल इज बेसिकली ट्राउटन्स रूल। ओके, वो आप याद रखेंगे, ट्राउटन्स रूल। ट्राउटन्स रूल क्या है? ट्राउटन्स रूल बोलता है फॉर मोस्ट ऑफ लिक्विड्स द मोलर एंथैल्पी ऑफ and the molar entropy change of vaporization, it falls in the category of 85 to 88 joules per Kelvin. So maximum liquids के लिए जो entropy change of molar entropy change of vaporization है, that is enthalpy change of vaporization divided by उस liquid का boiling point, maximum liquids के लिए it falls in the range of 85 to 88. क्लियर? यानी कि वेपराइजेशन मतलब लिक्विड को किस में चेंज करना? गैस में। पहला पॉइंट, दिस रूल इज कॉल्ड एज ट्राउटन्स रूल। जैसे टॉलिन का कुछ 87 पॉइंट समथिंग आता है, इसी तरह मैक्सिमम लिक्विड्स का जो डेल्टा एस वेपराइजेशन है वो इस रेंज में फॉल करता है, एंड द रूल इज ट्राउटन्स रूल। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती है, और वो वाले लिक्विड्स जिनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या मैं बोल सकता हूं अगर कोई लिक्विड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पहली बात क्या होती है कि ज्यादा एनर्जी लगती है टू कन्वर्ट दिस लिक्विड इनटू इट्स गैसियस फेज। जितनी एंथैल्पी ज्यादा होगी उतनी एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज भी क्या होगी? ज्यादा। सो उन लिक्विड्स में जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है उसकी वजह से ज्यादा एंथैल्पी लगती है। दूसरी बात, इन लिक्विड्स में जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इनमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ज्यादा होता है लिक्विड फेज में, तो जितना ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ज्यादा होता है उतनी एंथैल्पी ज्यादा लगेगी टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज। या सिंपली आप याद रखेंगे ट्राउटन्स रूल के हिसाब से डेल्टा एस वेपराइजेशन इस रेंज में फॉल करना चाहिए, लेकिन उन लिक्विड्स के लिए जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी तो उनके लिक्विड में अरेंजमेंट ऑर्डर ज्यादा होगा, उनमें एंट्रोपी कम होगी, और उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? ज्यादा। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर की, और यह देखा गया है इसका जो डेल्टा एस वेपराइजेशन होता है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 109 पॉइंट समथिंग, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 109 जूल, बिकॉज वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बाकी। सो इसमें सबसे मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन विल बी वाटर। इनकी टॉलिन एसीटोन डाइथाइल ईथर, इनकी यूजुअली टॉलिन की 87 पॉइंट समथिंग होती है, तो इन तीनों की इसी रेंज में फॉल करती है, मैक्सिमम लिक्विड्स की इसी रेंज में फॉल करती है, लेकिन वाटर का 100 से भी ज्यादा आता है। सो इट्स एन एक्सेप्शन टू द ट्राउटन्स रूल। ओके, सो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है उनमें a molar entropy change of vaporization will be more. Okay, now in which of the following reaction the standard reaction entropy change delta S is positive? सबसे पहले देखना है डेल्टा S पॉजिटिव किसमें है, और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो अगर आप देखोगे डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेल्टा G डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो ये वाली टर्म है यानी कि माइनस टी डेल्टा एस, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना इसका नेगेटिव वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा, बिकॉज टेम्परेचर तो पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, सामने नेगेटिव है, तो ये वाली टर्म का नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। उसके लिए आपको जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या चाहिए? पॉजिटिव। सो ऐसी वाली रिएक्शन जिसकी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगी, है एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, उसके बाद जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ये नेगेटिव वाली टर्म बढ़ जाएगी मैग्नीट्यूड में, और उतना डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? कम कम होता जाएगा। सो कौन सी रिएक्शन है जिसका एंट्रोपी चेंज क्या है? पॉजिटिव। यहां पे 1 मोल ऑफ गैस है, यहां पे 1/2 है, 1 माइनस 1/2, इसका डेल्टा एन जी आएगा 1/2, तो इसमें एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाफ, यहां पे
एक और एक 1/2 यानी कि 3/2 और 1 - 3/2, सो ये बनेगा -1/2, सो इसका एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। सॉलिड गैस गैस ये आएगा -1, इसका एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। ग्रेफाइट तो सॉलिड है, 1/2 - 1/2 0, सो बस पहले वाली रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव है और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव, टेम्परेचर पॉजिटिव और सामने नेगेटिव, तो ये वाली पूरी टर्म नेगेटिव आएगी। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना नेगेटिव वैल्यू बढ़ता जाएगा, उतना डेल्टा जी का वैल्यू कम होता जाएगा। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चले, फॉर डाइमराइजेशन रिएक्शन 2 times A gives A2 at 298, डेल्टा U का वैल्यू दिया है, डेल्टा S का वैल्यू दिया है, मुझे डेल्टा G का वैल्यू चाहिए। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ओके, सो डेल्टा H का वैल्यू कितना दिया है? डेल्टा U का वैल्यू मुझे दिया है, डेल्टा H का वैल्यू नहीं दिया है। सो डेल्टा G विल बी माइनस टेम्परेचर कितना है 298 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज डेल्टा S? डेल्टा S इज -30। ओके, लेकिन ये जूल्स में। क्लियर? सो मुझे डेल्टा H चाहिए। बताइए डेल्टा H किसके बराबर होता है? डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। सो मुझे डेल्टा H चाहिए। बताइए डेल्टा U कितना है? -20 किलो जूल है, तो ये बनेगा -20,000 प्लस डेल्टा Ng, यहां पे एक गैसियस मोल, यहां पे 2, 1 - 2 इज -1, टेम्परेचर का वैल्यू है 298 मल्टीपल और जूल में है दैट इज 8.314। ओके, सो ये बनेगा डेल्टा H इज इक्वल टू -20,000, ठीक है, प्लस माइनस 8.314 को 298 से मल्टीपल कर देते हैं, सो इट विल बी 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 298 दैट इज 2478 अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। ठीक है, प्लस करेंगे 20,000 से, सो दिस विल बी डेल्टा H इज नेगेटिव 24, इट विल बी 22478 जूल्स। सो ये आएगा इसका डेल्टा H। ठीक है, बिकॉज डेल्टा Ng जो है नेगेटिव है -1, इसीलिए प्लस माइनस तो नेट वैल्यू नेगेटिव। इसको यहां पुट कीजिए, ये बनेगा माइनस टाइम्स 2 ओके और 478, सो दिस विल बी -22478, माइनस हो गया प्लस, सो दिस विल बी 0, 8 3 24, ठीक है, 9 3 27 9, सो दिस विल बी 326, सो ये बनेगा 8940, सो दिस विल बी 22 ये बनेगा 8, ठीक है, सो दिस विल बी 22478, ये बनेगा 8940, ये बनेगा 8743, सो 145 11831 13538, सो ये बनेगा -13538, लेकिन जूल किलो जूल आएगा 13.538 किलो जूल्स। दिस विल बी योर आंसर। इसकी भी कैलकुलेशन अच्छी खासी है, तो मे बी 2-3 मिनट आपको लग जाए क्वेश्चन में। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स। चले, लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, मोल फ्रैक्शन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर एंड मोलैरिटी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यस, दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, सही है। मास, इंटरनल एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर? सो आई गेस दिस कंप्लीट्स अवर इंट्रैक्शन। सो आई होप जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, सो क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको बोला था, एक तो वो क्या उसको बोलते हैं जिसका वो 49 आंसर है, 56 दिया है वो, दूसरा एसोसिएटेड रीजन 1 और तीसरा वही नॉन स्टैंडर्ड जो है ब्रोमीन गैस, उन तीन की जो की है वो गलत दी है। सो बाकी ऑलमोस्ट सबकी की ठीक है। फिर भी आप क्रॉस चेक कीजिए, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आए आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे बाय एनी मीन्स कॉल पे यू कैन कंटैक्ट मी। सो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट जो भी आपका पेपर होगा फिजिकल केमिस्ट्री, आई विल बी देयर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड एंड वर्क हार्ड।